हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम आज से लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसको एक सीरीज में चलते हैं, इसको टोटल समाप्त करेंगे। इसमें हम सबसे पहले रेलवे और एनटीपीसी के रेलवे की एनटीपीसी और बिहार दरोगा को देखते हुए पहले मैं फिजिक्स यानी साइंस टॉपिक कवर करूंगा। इसके बाद में धीरे धीरे सारे टॉपिक पे आऊँगा। चलिए देखते हैं। यांत्रिकी सबसे पहले मेरा चैप्टर होगा, इसमें देखेंगे। चलिए इसको देखेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल। इसको थोड़ा सा और पेंसिल को हम पतला करेंगे, ये रहा, और इसको हम ब्लू कर देंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश वर्ष इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष इकाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। तीसरा होता है बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे श्रेणी 1 और श्रेणी 2 का मिलान करना। इसमें उच्च वेग का मिलान है। इसका उच्च वेग सुमेलित करना है। तो उच्च वेग का मिलान मैक से करेंगे। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। उच्च वेग का मैक होता है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम होता है, दाब का पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। फिर से हम कूट को मिलान करेंगे। दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। दूरी प्रकाश वर्ष होता है। और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तथा विद्युत आवेश की मात्रा का होता है कूलाम। तथा ऊर्जा का होता है वाट घंटा। दूरी का होता है प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा का हो गया, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया। अब विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम। ऊर्जा का हो गया वाट घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कूट देखेंगे। इसमें त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का न्यूटन होता है। तथा कार्य का जूल होता है। आवेग का न्यूटन होता है। आवेग का भी न्यूटन होता है, सॉरी। बल का होता है न्यूटन सेकंड। कार्य का होता है जूल। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आवेग का होता है न्यूटन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देख रहा है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जहाँ पे निगेटिव लगा होगा क्वेश्चन सीधे पलट जाएगा। कौन सा समय का मात्रक नहीं है? यानी प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमा भी है। इनमें से प्रकाश वर्ष जो है ना, समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष तो पार्सेक किसका इकाई है? पार्सेक दूरी की इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? तो पार्सेक दूरी की इकाई है। चलिए पार्सेक दूरी की इकाई। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसको देखना है। तो डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, सही है। अश्व शक्ति से शक्ति का मात्रक है। समुद्री मील 9 चालक में दूरी की इकाई है। तथा सेल्सियस उष्मा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स कहिए या ज्योति तीव्रता कहिए, उसका मात्रक है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। तो ज्योति की लक्स है, फ्लक्स, उसको लक्स भी बोलता है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई होती है। पास्कल दाब की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की युक्ति है। हर्ट्ज से तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति।
एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तरंगों की आवृत्ति, तरंग। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर, विद्युत मात्रा एम्पियर, विद्युत मात्रा एम्पियर। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति क्या होती है? एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति डाइऑप्टर होती है, डाइऑप्टर होती है, डाइऑप्टर होती है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल वातावरण में ध्वनि, डेसिबल से ध्वनि, ध्वनि का ये, एक मिनट दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के लिए प्रयोग में आए। एम्पियर क्या मापने की इकाई होती है? एम्पियर करंट, एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो करंट मापा जाता है, एम्पियर से करंट मापा जाता है। इसके बाद यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब का विमीय सूत्र नहीं है, बल और दाब का विमीय सूत्र नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम एक खगोल इकाई संबंधित है, खगोल इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य और एक खगोल इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है खगोल इकाई। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो विकृति जो है अविमीय राशि है। विकृति क्या है? तो अविमीय राशि है। जबकि गैस नियतांक, श्यानता गुणांक तथा प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, श्यानता कांस्टेंट, इस सब का बीमा होता है, जबकि विकृति की बीमा नहीं होता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, एक और निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, यानी द्रव्यमान क्या है? तो अदिश राशि है। जबकि कोणीय वेग, संवेग, ये सब सदिश राशि है। अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि इसमें ऊर्जा है, जबकि बल, संवेग, उपयुक्त में से सभी अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग जो है, संवेग अदिश राशि है। संवेग जो है, संवेग सदिश राशि, संवेग सदिश राशि है। इसका निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो आयतन जो है अदिश राशि नहीं है, आयतन अदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम यानी घनत्व है, आयतन भी है, चाल भी है तथा द्रव्यमान व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। चलिए त्वरण ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है? तो त्वरण ज्ञात करने के v-u/t होता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र a बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है v-u/t, v-u/t, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग के अनुपात को हम द्रव्यमान कहते हैं, संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान के। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का आयाम होता है, कोणीय गति का प्लांक के, यानी प्लांक कांस्टेंट में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का होता है, कोणीय गति। ट्रायंगल मोशन, प्लांक कांस्टेंट में कोणीय गति का आयाम होता है, कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़ा हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जैसे ही झूला पर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। घूर्णन करती है गोल मेज, यानी मेज है वो नाच रही है, तो अचानक एक लड़का आकर उस पर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग भी उसका कम हो जाएगा। अगर एक मेज घूम रही है तो उस पर कोई आगे अचानक आ जाएगा तो कोणीय वेग उसका कम हो जाएगा। और झूला पर कोई अगर खड़ा हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है? तो उसका दोलन का आवर्तकाल कम हो जाता है। यदि किसी चलती हुई
यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए, कोई वस्तु चल रही है जैसे कार चल रही है, उसके वेग को सीधे दुगुना कर दिया जाए, जैसे 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चल, तो उसकी क्या परिवर्तित हो जाए, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 4 गुना कर दी जाए, वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा वेग के साथ में परिवर्तन होते रहता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान और भार के अंतर को में अंतर होता है। द्रव्यमान और भार में और भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और जबकि भार परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन होते रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तनशील होते रहता है। नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में किसी स्थिर यानी किसी अस्थिर कोई वस्तु रखी हुई है, उसके गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में कब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक कोई बाह्य बल न हो। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। यानी जब तक कोई वस्तु पर बाह्य बल प्रभावित न हो तब तक उस वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है। यदि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुकर्मानुपाती होता है। बल के अनुकर्मानुपाती होता है। बल के क्या होता है, बल के अनुकर्मानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल होता है। यानी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल होता है, यानी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। इसका उत्तर ही हो गया, सी हो गया, सी। चलिए इसके बाद देखेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिक्रिया होती है, इससे यह क्या है, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम होता है। इसका सूत्र होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट इसका उदाहरण हो गया, उसके बाद बहुत सारा इसका उदाहरण हो गया। बस में एक ब्रेक लगना न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम के, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया इसमें भी देखी जाती है। यदि कोई पिंड तक विराम अवस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं हो, यह कथन किसका है, तो न्यूटन का है। न्यूटन का प्रथम नियम ने दिया था, जब कोई वस्तु पर कोई बाह्य बल प्रभावित नहीं हो तो उसे क्या हो, तो उस पर कोई बाह्य बल प्रभावित नहीं हो तब तक वो परिवर्तन नहीं होता। बल की परिभाषा क्या होती है न्यूटन के अनुसार, तो गति के पहले नियम बल की परिभाषा आती है न्यूटन के अनुसार। गति के पहले नियम से बल की परिभाषा होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम तथा एक समान गति में स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। यानी इसको फिर से समझेंगे। किसी पिंड के गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो वह है उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। जड़त्व के नियम को न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा। इसका क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किस नियम के द्वारा इसको बोले हैं, इसको न्यूटन के पहला नियम, न्यूटन का चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो अच्छा हाँ न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि जब कोई वस्तु पर बार बार जब तक
क्रियाशील न हो तब तक वह वस्तु गति की अवस्था में रहती है। इसलिए गति का पहला नियम होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर, न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। रॉकेट तृतीय नियम पर करे। अश्व एकाएक चलना शुरू कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका, यही विश्राम जड़त्व का कारण होता है। विश्राम जड़त्व, तीसरा नियम इसमें नहीं होगा। विश्राम जड़त्व यानी जब कोई वस्तु गति की अवस्था में रहती है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, जब कोई वस्तु स्थिर रहना चाहती है तो वह स्थिर रहना चाहती है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को अपने हाथों को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे पकड़ता है। यह विश्राम, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाए। यह गति का सब दूसरा नियम का आधारित है। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण, यानी F बराबर ma। F बराबर होता है ma, द्रव्यमान गुना त्वरण। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित होता है। उसका वजन घट जाएगा और मात्रा अपरिवर्तित हो जाएगा। यही कारण है कि उसका शरीर हल्का हो जाएगा और उछलने लगेगा। इसके बाद है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ध्रुव की ओर यानी ऊपर जाएंगे तो ध्रुव की मान, जी का मान बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता है। ध्रुव पर कोनो चीज़, कोई भी चीज़ जाएगा तो वो अधिक हो जाएगा और विषुवत रेखा पर उसका नॉर्मल रहेगा। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई पर क्यों उछलता है? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। इसका उत्तर है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसके बाद 20 केजी के वस्तु को, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या किया जाता है? तो 0 जूल का प्रयोग किया जाता है। इसमें यानी कार्य इसमें 0 होता है। 20 किलो के वस्तु को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए कार्य क्या होता है? तो कार्य 0 होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो कोई भी कार्य नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसमें धक्का देने में नहीं गिरा पाता है, असफल रहता है, तो वह उसका कोई कार्य में गिनती नहीं होता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। वहीं अस्थायित्व बढ़ने के कारण आगे की ओर झुक जाता है। अस्थायित्व अपने शरीर को संतुलन करने के लिए, भार को संतुलन करने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। अस्थायित्व बढ़ने के कारण इसका उत्तर हो जाएगा। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्या कारण है? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसके बाद देखेंगे पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है? तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री यानी तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिर कर के कितना हो जाता है? 9 डिग्री से गिर कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यानी आयतन पहले घटेगा उसके बाद में बढ़ेगा। 9 डिग्री से पहले 9 डिग्री से घट के 3 डिग्री पा जाता है, तो पहले आयतन घट जाएगा उसके बाद में बढ़ जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं 71 नंबर में आते हैं। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाल दिया जाए तो वह डूब जाता है। सामान्य पानी में वो अंडा डाल दिया तो वह डूब जाता है, जबकि यदि
यदि पानी की मात्रा काफ़ी मात्रा में नमक मिला दिया जाए तो उसमें अंडा तैरते रहता है। इसका कारण क्या है? तो अंडा पानी पर तैरते ओ इसको ऐसे समझेंगे, अगर कोई सामान्य पानी है, नॉर्मल वाटर है, उसमें अंडा डाल दिया जाए तो वो अंडा क्या हो जाता है? अंडा डूब जाएगा, अंडा डूब जाएगा, अंडा डूब जाएगा। अगर जैसे ही उस पानी में नमक डालेंगे, क्षारीय उसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो अंडा पानी में तैरने लगेगा। चलिए, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, इसका क्या कारण है? तो बर्फ़ पानी से हल्का होता है, जो बर्फ़ जो होता है पानी से हल्का होता है, जबकि अल्कोहल जो होता है पानी से भारी होता है। यही कारण है कि अल्कोहल में डूब जाता है कोई चीज़ और पानी में तैरने लगता है। बर्फ़ में अल्कोहल पानी से भारी होता है। यही स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की गोली जो होती है वह पारे में तैरती है, तो पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से अधिक होता है, स्टील से अधिक होता है, इसलिए वह तैरने लगता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, यानी जैसे नदी से सीधे चल जाती है समुद्र में, तो वह क्या हो जाती है? वह थोड़ा सा और ऊपर आ जाती है, क्योंकि समुद्र का जल होता है लवणीय होता है। यही कारण है कि उसमें आदमी डूबता भी नहीं है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो कितना होता है? तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, -4 नहीं, केवल 4। इसके बाद देखेंगे, वस्तु की मात्रा बढ़ने पर अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। बाकी आयतन, भार, द्रव्यमान ये सब परिवर्तन होता है। आयतन भी परिवर्तित हो जाएगा, भार भी परिवर्तित हो जाएगा, द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाएगा, जबकि घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक जो होता है वह नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि समुद्री पानी लवणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में बादलों के तैरने के क्या कारण है? वहीं घनत्व पर उसका घनत्व कम होता है, इसलिए तैरने लगता है। तरल घनत्व, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर होता है? तो ये पेड क्वेश्चन है, 1/10 मारेंगे इसका। इसके बाद देखेंगे, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है और ऊपर की दीवार पतली हल्का होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। गहराई जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो द्रव का दाब भी होता है, उसका प्रेशर होता है, बढ़ता है। इसलिए जहाँ भी बांध बनता है तो उसके जड़ को क्या किया जाता है? जड़ को चौड़ा किया जाता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना, बर्फ़ पर स्केटिंग प्रदर्शित करता है, जबकि बर्फ़ पर स्केटिंग प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। दाब जैसे बढ़ता है वैसे ही बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। इसके बाद देखेंगे, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है। चौराहे पर जो पानी का फुहारा जो निकलता है ऐसे 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 ऐसे, तो गेंद नाचती है, क्योंकि पानी का बेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का जैसे बेग यानी प्रेशर अधिक होगा तो उसका दाब क्या होता है? उसका दाब घट जाता है, इसीलिए गेंद हमेशा नाचने लगती है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, यानी हिमखंड जो बर्फ़ जो होता है ऊपर के अपेक्षा नीचे से पिघलता है, क्योंकि निचला तल पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। निचले तल पे नीचे में दाब जो अधिक होता है, ऊपर का लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका गलनांक घट जाता है, इसलिए नीचे से बर्फ़ पिघलने लगता है। नेक्स्ट 88 नंबर देखेंगे, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाएगा, इसलिए उसका जान बच जाएगा। बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाता है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की
हल्की छतें उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? तो छत के ऊपर ऊपर बहने वाली उच्च वेग वायु छत सतह पर दाब अधिक कर देती है तथा छत के नीचे का दाब कम रहता है, इसलिए उड़ा ले जाती है। यानी ऊपर का दाब अधिक रहता है, नीचे का दाब कम रहता है, इसलिए आंधी आती है तो छप्पर ले चल जाती है। रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है। आजकल तो सीमेंटेड लग रहा है। क्या कारण है? तो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है, इसलिए देखा जाता है पुल पर, अधिकांशतः रेलवे पुल पर लकड़ी लगाई जाती है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है। इसका क्या कारण है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए पहाड़ पर व्यक्ति के मुंह से खून आ जाता है। कलम के स्याही से स्याही बाहर आने लगता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन के आगे क्वेश्चन, फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है क्योंकि उच्च दाब बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन के स्याही निकलने लगती है। इसका भी वही कारण है, वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ज़्यादा ऊंचाई पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना अधिक जल्दी से पक जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बुलबुला जो होता है ना, उसका दाब जो होता है वायुमंडल के दाब से अधिक हो जाता है, इसलिए भट बहर जाता है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे 100 क्वेश्चन, इसमें टोटल 93 क्वेश्चन देखेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, तो वही है, इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है दाब के चलते। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन कर वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात पर संकेत करता है तो तूफानी के कारण। अचानक गिर जाता है तो तूफान आता है, अगर धीरे धीरे गिरता है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। चलिए, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है, क्या कारण है? तो दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए, इसके बाद देखेंगे 96। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो पर ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उड़ान से पहले हवाई जहाज यानी दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज जो होता है ना, दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्या कारण है? तो कार्यकारी दबाव बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए उसको तेज़ी में पहले दौड़ता है या उसके बाद में उड़ान भरता है, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है। इसके बाद देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर नाभिकीय संलयन ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन पर, सूर्य की नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन पर होता है ना, सूर्य का नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट,
जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा स्थितिज ऊर्जा का कारण होता है, स्थितिज ऊर्जा का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। खींची हुई धनुष में गतिज ऊर्जा क्या होती है? नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। गति दुगुनी तो गतिज ऊर्जा चौगुनी। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्या कारण है? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति जो होता है गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? द्रव जो होता है उसका न सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का नियम जो कहता है वह उसमें कहा जाता है कि द्रव को न ही सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो केंद्रापसारी बल के कारण होता है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो केंद्रापसारी बल के कारण होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बोलते हैं। वृत्तीय सड़क पर बंकन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो केंद्राभिसारी बल प्रदान करता है, केंद्राभिसारी बल प्रदान करता है। वृत्तीय सड़क पर बंकन करने का उद्देश्य क्या होता है? केंद्राभिसारी बल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुक जाता है, क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से क्या करेगा? बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है यानी अंदर की ओर झुक जाता है, जैसे घूमता है वह अंदर की ओर क्या करता है? झूम जाता है। किसके? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वह अंदर की ओर घूम जाता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? वहीं अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पृथ्वी के वजन से अधिक होता है। अपकेंद्रीय बल जो होता है पृथ्वी के वजन से अधिक होता है। जब पानी की बाल्टी से काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, जब काफ़ी ऐसे घुमाया जाता है तो क्यों नहीं पानी गिरता है? क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से क्या होता है? तो अधिक होता है। इसके बाद हम देखेंगे वॉशिंग मशीन कार्य करता है तो वो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। उपकेंद्रण नहीं, इसमें क्वेश्चन अपकेंद्रण दे दे, अपकेंद्रण पर काम करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण पर काम करता है। नेक्स्ट, सरौता तथा चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक से संबंधित है? तो सरौता तथा चिमटा दूसरे प्रकार के उत्तोलक से संबंधित है। सरौता तथा चिमटा दूसरे प्रकार के उत्तोलक से संबंधित है। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो यानी 11.2 पलायन वेग होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग होगा। इसको पार करके कहाँ चल जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। पृथ्वी पर 11 यानी वह प्लान वेग के मान से यानी वह चल जाएगा, यानी कभी भी नहीं लौटेगा, यानी उस वेग से फेंका जाएगा तो नहीं लौटेगा। नेक्स्ट,
जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से फेंका जाता है तो इसका भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होने लगता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगती है तो वो व्यक्ति अपना भार अधिक महसूस करना है। जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो उसका भार शून्य हो जाता है। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी के भार गति, हाँ इसके बाद देखेंगे पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई वस्तु पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमता है, आवर्तकाल के समान उसी कक्ष में घूमता है। इसको फिर से देखेंगे, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद यानी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी केंद्र के उसी कक्ष में घूमते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। प्रत्यक्ष जो भार होता है वह रियल भार से कम होता है जब लिफ्ट क्या होती है तो नीचे जाती है। यानी वजन रहेगा आपका 50 किलो तो लगेगा कि 20 किलोग्राम है, और जब आपका वजन रहेगा 20 किलो और ऊपर जा रहे हैं तो लगेगा कि हम 50 किलो हैं। एक्सेप्शनल में उदाहरण बोले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? यानी भू स्थिर उपग्रहों की 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है, जो कि आरआरबी चंडीगढ़ टीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा अधिक पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्या कारण है? क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है, धरती के केंद्र की ओर खींच चला जाता है? तो वही गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेंगे दोस्तों।